This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You are watching PSX Hotline. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, इस पोस्ट मार्केट शो में हम आराम से बैठ के थोड़ी सी ठंडे दिमाग से एनालिसिस करते हैं कि मईशत में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में जो रिफ्लेक्शन उसकी आई वो कैसी रही, और इसके लिए हम आमतौर से एक बड़े एक्सपर्ट को दावत देते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर एहसान साहब हैं, एक बड़ी शख्सियत मईशत के नाम से। एहसान साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और पढ़ाते भी हैं, इसलिए इनको हम प्रोफेसर भी कहते हैं, डॉक्टर भी हैं। ये शेख साहब, मैं थोड़ी सी मार्केट की बताऊं, फिर आपसे बात करते हैं हम। आज की सर सिचुएशन ये रही है कि डिस्पाइट द फैक्ट एहसान साहब कि दुनिया भर में ऊपर नीचे होता रही है तेल की कीमत घटने की वजह से, हमारी मार्केट में 74 का इजाफा है, विच इज़ ए वेलकम थिंग। तो 32,876 पे 100 इंडेक्स क्लोज़ हुआ है और 52 का इजाफा 30 पे भी है, और इस तरह से 139 ऑल शेयर्स पे 67 का इजाफा 22,550, और वॉल्यूम लीडर्स 109। पिछले दिनों से थोड़े बेहतर, मगर वॉल्यूम बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में इस वक्त, विच इज़ ए वेरी सीरियस कंसर्न। कंपनीज जिसमें इजाफा हुआ 135, डिक्लाइन 139, अनचेंज 28 और टोटल 302। कंपनीज में ये जो वॉल्यूम लीडर्स रही हैं आज, सुई नॉर्दर्न गैस में 11.3 का काम हुआ है, दीवान मोटर में 7.86, टीआरजी में 5.72, फौजी सीमेंट में 5.5, सिंगर पाकिस्तान में 3। गेनर्स में नेस्ले पाकिस्तान 300, यूनिलीवर फूड 200, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान 52, JWD शुगर 18, टंडीवाली शुगर 10। आइलैंड लूज़र्स में अगर देखा जाए तो आइलैंड टेक्सटाइल 35, कॉलगेट में 29, सर्विसेज में 9, AKD कैपिटल 8.5, इंडस मोटर 4.3। मोटर की कंपनी में आपने देखा कि गिरावट आना शुरू हो गई। उसकी वजह ऑटो पॉलिसी है जो अभी अभी आई है, जिसमें एग्जिस्टिंग जो शेयर वाले हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया गया अगेंस्ट द न्यू वंस। नई कंपनियाँ जो आएंगी उनको बड़ा ओपन हैंड से वेलकम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी जो चीज़ें वो मंगाएंगी बाहर से, उसकी ड्यूटी सिर्फ 10% होगी, जबकि एग्जिस्टिंग्स वाले जो हैं वो 45 देते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऑटो के शेयर्स में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, और इसीलिए वॉल्यूम लीडर्स भी रह रहे हैं। अगर हम टोटल इस वीक की बात की जाए तो हमारी वीक की सिचुएशन ये रही कि मंडे को 57 का लॉस हमने देखा, ट्यूसडे को 94 का लॉस देखा, वेडनेसडे को छुट्टी थी ड्यू टू पाकिस्तान डे 23 मार्च, 24 को थर्सडे को 126 का लॉस, और आज 74 का लॉस। तो इस तरह से 203 पॉइंट का लॉस है पूरे वीक में। और वॉल्यूम जो था सिर्फ 112 था। दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि तेल की कीमत 42 वगैरह से नीचे आके अब 39.59 पे आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉ में तो थोड़ा सा इजाफा, लेकिन बाकी इंडेक्सेस जो हैं नेगेटिव ही नज़र आई हैं। नीके प्लस था, हैंसेंग माइनस, प्लस मतलब कम मिक्सड है यहाँ पे। गैस की कीमत में 0.22 का इजाफा है, 1.8 की हो गई। एहसान साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो एक तो ये हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव, कभी ईरान की खबर आ जाती है, कभी ओपेक की खबर आ जाती है कि जी बात हो गई है, कुछ डील होने की उम्मीद है, फिर खबर ख़त्म हो जाती है, फिर तेल की कीमत गिरना शुरू हो जाती है। पहले तो थोड़ी सी वर्ल्ड इकोनॉमी पे आप थोड़ी सी कमेंट कर दें, फिर हम स्पेसिफिक पाकिस्तान पे आते हैं। देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी की सूरत हाल तारिक खान साहब ये है इस वक्त कि दुनिया भर में जो है वो ग्लोबल लेवल पर एक रिसेशन की सूरत हाल तो मौजूद है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो रिसेशन इसको ना कहिए बल्कि यूँ कहिए कि ग्रोथ रेट का स्लो डाउन है। तो इकोनॉमीज जो हैं वो जिस रेट से ग्रो कर रही थी वो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से जो है उनका ग्रोथ रेट में काफ़ी कमी आई है, और उसकी वजह से ये हुआ कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह ही यह है कि ऑयल की डिमांड कम हुई है।
क्योंकि अच्छा, इसी तरह हम कमोडिटीज और दूसरे कमोडिटीज में भी कमी हुई है, सिर्फ ऑयल की बात नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सारी, स्टील 30% सस्ता हो गया, कोयला जो है 320 से घट के 60 पे आ गया, और दूसरे फूड आइटम्स में खास फूड आइटम में भी कमी आई, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो काफी कम हुई है, 370 का हो गया। जी बिल्कुल, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स पर भी उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये सूरत हाल दुनिया भर में हम देख रहे हैं। तो उसकी वजह से सिलसिला ये है कि ऑयल मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर पा रही, इसलिए कि अभी ऑयल मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि जो ये स्लो डाउन हम ग्लोबल लेवल पर देख रहे हैं तो वो स्लो डाउन जो है वो ख़त्म नहीं होता। यानी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर चाइना की इकॉनमी या इंडिया की इकॉनमी, ऐसी इकॉनमीज़ जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो इकॉनमीज़ जब तक जो हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, उस वक्त तक जो है हम वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, वहाँ पर फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जो आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ओपेक था इसी काम के लिए, ओपेक तो एक तरह से अब ख़त्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि जी ओपेक एंड नॉन ओपेक, दैट मीन्स रशिया एंड अदर्स मिल के फ्रीज़ कर दे, इसकी क्या आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है, या आपस की इनकी जो हर कंट्री की जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हम ओपेक और दूसरे नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, नॉन ओपेक, वहाँ पर हम देख ये रहे हैं कि इनके दरमियान एक किस्म का जो है वो स्ट्रेटेजिक किस्म की वॉर है प्राइसेस के हवाले से। तो वो अपने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के हवाले से जो है तो प्राइस कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि आइंदा हमें मुस्तकबिल करीब में जो है कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, मैं ये समझता हूँ। और उसकी वजह न्यूज़ कोई सॉलिड नहीं है, सॉलिड न्यूज़ कोई ये नहीं कह सकता कि वाकई वो फ्रीज होने वाला है या नहीं होने वाला है। देखिए, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बदलती है खबरें, अनसर्टेनिटी जो है वो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है, और उसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी जब तक कि इसकी जो है कंट्रोल में नहीं आती तो फिर प्राइसेस में हम राइज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। प्राइसेस इस वॉलेटिलिटी का जो है एक बराह रास्त ताल्लुक बनता है ग्लोबल इकोनॉमीज़, ख़ास तौर पे वो इकोनॉमीज़ जो कि वर्ल्ड लीडर समझे जाते हैं, कि जिनकी वजह से जो है वो ग्लोबल लेवल पर जो है एक दूसरी छोटी इकोनॉमीज पाकिस्तान जैसी स्टिमुलेट होती हैं, तो वो उन इकोनॉमीज़ का जब तक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता तो उस वक्त तक हम ये सूरत हाल को फेस करते रहेंगे। अब पाकिस्तान पे आते हैं। आज ही IMF का बयान आया है कि जी पाकिस्तान स्टेडीली इम्प्रूव कर रहा है और कोई ऐसे इमीडिएट थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि टैक्स टू GDP रेशो बहुत ही ख़राब है जी, और उसको बहुत इम्प्रूव होना है। 20% का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में सिलसिला ये है कि जब हमारा 7th NFC अवार्ड था 2009 में, उस वक्त हमने उस 7th NFC अवार्ड में ये तय किया था कि हम टैक्स टू GDP रेशो को ग्रेजुअली बाय द टाइम 2015 इसको 15% ऑफ द GDP तक लेकर जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है दैट वाज अराउंड 10.5 to 11 था। लेकिन हुआ यह है बदकिस्मती से कि बजाय इसके कि 2015 तक हम इसको 15% ऑफ द GDP तक ले जाते, सूरत हाल ये हुई है कि हमारा एक्चुअली टैक्स टू GDP रेशो डिक्लाइन हुआ है और इस वक्त ये जो है 9.5% to 10% के दरमियान ये है। और उसकी वजूहत ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ दोनों गवर्नमेंट्स ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जो है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोई जो सीरियस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए हैं, और उसकी वजह से ये सूरत हाल हमको फेस करनी पड़ रही है। अब भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन अराउंड 60% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि ये 60% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू, इसका बर्डन जो है वो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पर ज़्यादा है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन है वो हमारी टोटल टैक्स रेवेन्यू में बहुत कम है। और ये डायरेक्ट टैक्स जो है
उसने पे होना था जो हायर सेगमेंट अपर इनकम ब्रैकेट के लोगों की तरफ से, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि हो ये रहा है कि इसमें कोई हमें खातिर ख्वाह तब्दीली नज़र नहीं आ रही, बल्कि ग्रेजुअली जो है वो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो वो 9.5% पर आया। ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ये कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। तो ये एक कंसर्न बहरहाल हमारी इकॉनमी का रहा है। दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी इम्प्रूवमेंट की वजह ज़ाहिर है कि ये है कि इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो इस वक्त वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें इस वक्त इस लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशो की सीवियरिटी का इतना अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी पे इसके इतने मनफी असरात नहीं हुए। दूसरा जो हम इकॉनमी में मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट जो है पॉलिसी इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के कम होने की वजह से जो बेनिफिट्स मिले हैं उसकी वजह से हमारी इकॉनमी के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। इसकी मैं आपको से इसके कुछ नंबर शेयर करूं कि ये जो जुलाई दिसंबर 2015 से 16 जो है, इसमें अगर हम अपनी टोटल मर्चेंटाइज के एक्सपोर्ट्स को देखें तो उसमें 14.5% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है ना। इसी तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमारा 5.4% का डिक्लाइन हुआ है। और एफडीआई का इनफ्लो, देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि हमारी इकॉनमी में या किसी भी दुनिया की इकॉनमी में जो मतलब ग्रोथ, इंजन ऑफ ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट है। हमारी इकॉनमी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे नेशनल सेविंग जो है वो अराउंड 13%, लेस देन 13% इन फैक्ट, और 13% ऑफ द जीडीपी, जबकि इसको 20% ऑफ द जीडीपी के बराबर होना चाहिए। तो ये जो 7% का डेफिसिट है हमारे यहाँ, तो इस डेफिसिट को हमने पूरा करना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके। तो अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम अपने इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट को 20% ऑफ द जीडीपी तक लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमारे ग्रोथ रेट में तेज़ी से इजाफा होगा। लेकिन बजाय इसके कि हमारे यहाँ एफडीआई का फ़्लो बढ़ता और हम एफडीआई को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते, तो गुज़िश्ता 6 साल में बड़ी मायूस की उन सूरत हाल हमारे यहाँ रही है, और इसमें 39% डिक्लाइन आया है। इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करके देखा जाए, जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 को अगर कंपेयर करके देखा जाए लास्ट ईयर से, तो इसमें 39% का डिक्लाइन आया है। और ये एक वो सूरत हाल है जिसकी वजह से जो है हमारी इकॉनमी में टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकेगी, और जब तक हमारी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती तो हम ये जो इकॉनमी का ग्रोथ रेट बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस वक्त तो हमारा एक ये क्वेश्चन, हमारी इकोनॉमी को ऑयल प्राइसेस के में बहुत तेज़ी से जो डिक्लाइन हुआ था उसकी वजह से हमें फ़ायदा हो गया, गिफ्ट मिला है। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक विंडफॉल है इकोनॉमी को, जो इत्तेफाक रिवर्स भी हो सकता है, जो किसी वक्त रिवर्स भी हो सकता है। दरअसल अगर हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करे, तो वो पॉलिसी इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट होगी, तब हमारी इकॉनमी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करेगी। इस किस्म के विंडफॉल्स की वजह से कभी इकॉनमी को बेनिफिट हो जाएंगे और उतने लॉस भी हो सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि विंडफॉल की वजह से इकॉनमी में को जो बेनिफिट्स हुए थे उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही चीज़ IMF की रिपोर्ट्स में भी और दूसरे चीज़ों में भी, मतलब दूसरी रिपोर्ट्स में, दूसरे इदारों के रिपोर्ट्स में भी हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं विंडफॉल्स, ये हमारे लिए रिलायबल नहीं होते, बल्कि हमारे पॉलिसी इंड्यूस्ड सिचुएशन हमारी इकॉनमी में होनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो है हमारे प्लानिंग कमीशन को जो है वो एक्टिवली एग्रेसिवली जो है वो काम करने की ज़रूरत है।
जो कि बदकिस्मती तो से है ही हमें नहीं आजकल। प्लानिंग कमीशन तो मौजूद है अपनी जगह, काम लेकिन वो जो है मतलब उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ने अभी एक कोशिश की जो कि कम्प्लीटली कहते हैं कि फेल हो गई जी, वॉलंटरी टैक्स का जो स्कीम आया वो कहते हैं कम्प्लीटली फेल हो गया। बिल्कुल बिलियंस ऑफ रुपीस की बात हो रही थी, कुछ 10 थोड़े से करोड़ रुपए आए। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए इस मद में हम जमा कर पाए, तो जाहिर है कि ये इट्स अ टोटल फेलियर। ठीक है तो ना, गवर्नमेंट क्या करे? और इतना बड़ा तो इंसेंटिव दिया कि भाई आप लोग टेस्ट में आ जाओ, शुरू में कुछ भी नहीं ले रहे, 2-3 साल आपसे सवाल भी नहीं करेंगे, उस पे भी लोग ताजिर वगैरह नहीं आए, तो क्या किया जाए? सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ पर चूँकि पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, तो इसलिए आज भी हमारे ताजिर लोग और हमारी इकोनॉमी के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हुकूमत की किसी भी स्टेप को जो है उस पर उसका एतमाद बहाल नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये जो टोटल फेलियर हमें नज़र आया है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, तो ये एक तरह का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद की सूरत है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, यानी उनके बातों पे यकीन ही नहीं है, यकीन नहीं है। सूरत हाल ये है। वो ताजिर यही कहते हैं कि एक दफ़ा हमें थोड़ा सा पैसा दे के नेट पे तो ले आएंगे, नेट में ले आएंगे, उसके बाद जो हमें रगड़ना शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए ना, हमारी इकोनॉमी में से जो टैक्स कल्चर के हवाले से अगर हम देखें ना, तो सूरत हाल ये रही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर ग्रेजुअली बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इस सूरत हाल को देखते हुए जो दूसरे लोग हैं वो टैक्स नेट में आना अवॉइड करते हैं और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिलायबल नहीं समझते। गवर्नमेंट पर कॉन्फिडेंस हमारे टैक्स पेयर का जो है वो बहाल नहीं हो पाया। कहते हैं कि एक दफ़ा आप रडार पे आ गए जी, एक दफ़ा आपका नाम ऑफिशियली रिफ्लेक्ट हो गया तो वहाँ पर हज़ारों लोगों की नज़र पड़ जाती है जी। तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी आपको देखना शुरू कर देती हैं और FBI भी, और देखिए ना, मतलब सूरत हाल यही हुआ। जब तक आप अंडर द रडार हैं आपको कोई नहीं देख रहा। पिछले अगर हम बजट में देखें तो गवर्नमेंट ने पिछले बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस गोया के रेवेन्यू बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें 500 अरब रुपए में से 253 अरब रुपए तो वो नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं और वो जाहिर है उन्हीं लोगों पर जाकर शिफ्ट उन्हीं आइटम पे या उन्हीं आइटम पर के जिन आइटम्स पर जो है ऑलरेडी मौजूद था। तो और बाकी जो तकरीबन 250 अरब रुपए का बर्डन है वो भी उन्हीं लोगों पे शिफ्ट होना है इवेंचुअली जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो लिमिटेड किस्म का टैक्स बेस है उसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडन करने में नाकाम हुई है और इसमें जो है वो FBR का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो रोल है वो कोई खातिर ख्वाह हौसला अफजा देखने में नहीं आया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो टैक्स टू GDP रेशो जो है ग्रेजुअली जिसको बढ़ाकर बाय द टाइम 2015 हमें 15% ऑफ द GDP लेकर जाना चाहिए था, वो जिस वक्त हमने ये प्लान किया था तो उस वक्त हमारा टैक्स टू GDP रेशो वाज 10.5 to 11% ऑफ द GDP, उल्टा गिर गया, जबकि ये कम होकर जो है वो 9.5% तक आ गया। तो ये 10 तो बिल्कुल ये ख्वाब है, एक बात है कि IMF जो कह रहा है तो होना बहुत मुश्किल है गिवन दी फैक्ट के गवर्नमेंट के पास ना इतनी कोई स्किल है, ना समझ है, ना कोई मीन्स ऑफ डूइंग है कि उसको पकड़े। वॉलंटरी ऐलान किया, वॉलंटरी में लोग कोई आए नहीं, क्या करेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक स्किल्स की और कैपेसिटी की जहाँ तक सूरत हाल है कि तो पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी तो नहीं है। हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट किस्म के इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं जो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के वो हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल हम देखते ये हैं कि जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसकी वजह से आप या मैं सजेशन दे दूं कि ऐसे कर लो, लेकिन करेगा तो सियासतदान ही ना, हुकूमत करेगी ना। अच्छा, कोई भी देखिए टैक्स का जो मेजर होता है वो पॉपुलर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि निकालो 100 रुपये तो आप खुशी से तो नहीं दोगे, लेकिन इफ़ आई कैन मेक यू पे इट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग जस्टिफिकेशन तो देन आई हैव सक्सीडेड। आप उससे खुश तो नहीं जाओगे यहाँ से। तो कोई भी दुनिया में लोग कहते हैं अमेरिका में लोग खुद ही देते, खुद ही कोई नहीं देता। कोई सिस्टम निज़ाम ऐसा है, एक सिस्टम होना डर के मारे लोग देते हैं कि अगर गवर्नमेंट को सब पता है नहीं देंगे तो पकड़े जाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त पेनल्टी हो जाएगी। देखिए ना कि टैक्स कलेक्शन के सिलसिले में रूल ऑफ लॉ मौजूद होना चाहिए मुल्क में।
जो दूसरे एरियाज़ में भी कमज़ोर है और टैक्स कलेक्शन के हवाले से तो बहुत ही कमज़ोर सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेकिन एक और जो चीज़ जो टैक्स पेयर्स को मोटिवेट कर सकती है या नॉन फाइलर्स को जो है वो टैक्स नेट में आने पर मोटिवेट कर सकती है, वो यह है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट होकर सामने नज़र आएँ कि जब हमें ये नज़र आना शुरू होगा कि हमारे जो टैक्स पेयर्स मनी है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा और करप्शन की नज़र नहीं हो जाएगा, तो उससे भी एक जो है वो एक विलिंगनेस पैदा हो सकती है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, लोग टैक्स देना चाहते हैं, और अगर कुछ लोग टैक्स देना नहीं चाहते तो सिस्टम में उनको लाया जा सकता है और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करके लोगों को मजबूर किया जा सकता है टैक्स पे करने के हवाले से। लेकिन सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट पर एतमाद लोगों का बहाल नहीं हो पा रहा है। ये प्रोफेसर साहब यहाँ पे लेना है ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर एहसान साहब से, एक बहुत ही दर्दमंद और बहुत ही ज़हीन इंसान जो कि न सिर्फ मईशत की बहुत अच्छी समझ रखते हैं लेकिन इनको आवाम की भी बड़ी फ़िक्र है और मुल्क की बड़ी फ़िक्र है। ये कह ये रहें कि हम इनके जैसे लोग मशवरे तो देते रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ की बात हो रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। इस वक्त सिर्फ 13% इन्वेस्टमेंट है, जबकि 20% इन्वेस्टमेंट होगी तब मईशत जो है तरक्की करना सही मानों में शुरू करेगी। दूसरी बात जो हमने डिटेल में की कि ठीक है IMF भी कह रहा है, ये भी कह रहे हैं कि ओवरऑल इकॉनमी इज़ नॉट सो बैड, लेकिन बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है टैक्स कलेक्शन का है। IMF ने कहा है कि कम से कम 20% GDP का रेशियो होना चाहिए टैक्स का। प्रोफेसर साहब ने बताया कि जब NFC अवार्ड आया था तो ये तय पाया था कि 2015 तक इंशाल्लाह 15% GDP टैक्स टू GDP रेशियो हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जब ये बात हुई थी तो शायद 11% था, बढ़ने के बजाय वो घट के 9.8 हो गया है। तो कहाँ 20%, कहाँ 9.8, कहाँ इंक्रीज़, कहाँ डिक्लाइन, बहुत बड़ा तज़ाद आ गया इकॉनमी में और यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क का। और इस सिलसिले में कह रहे हैं कि एक से एक ब्रिलियंट इकॉनमिस्ट है जो आइडियाज़ दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ही करेगी ना। और मेरा अपना सजेशन ये है कि कोई भी टैक्स का मेजर जो होता है वो अनपॉपुलर ही होता है। ये तो आपसे हो नहीं सकता कि आप लोगों से टैक्स भी मांगे और वो आपसे खुश हो जाए। नहीं, खुश नहीं होता कोई, दुनिया भर में कोई खुश नहीं होता। यूरोप में मैं गया हूँ जब, तो पता चला कि मेरे जो बॉसेस हैं वो 70-80% तक अपनी सैलरी का टैक्स दे रहे हैं। कौन अपनी खुशी से 100 का 80 दे देगा किसी को भी, किसी हुकूमत को भी, और ख़ामोश भी रहेगा 20% लेके। बॉस ने बताया कि जो नीचे वाला है मुझसे उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, कि उसका टैक्स का रेट कम है, तो वो उनसे ज़्यादा घर लेके जा रहा है, फिर भी वो बर्दाश्त करके बैठा। ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो एहसान साहब, ये आपकी सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई ना सुनता है ना उस पर कोई अमल करता है। जी, पॉलिटिकल विल कोई है नहीं। बिल्कुल। और इस तरह के इक़दाम लेने के लिए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ज़रूरत है। बिल्कुल, आम आदमी तो कर नहीं सकता साहब। जाहिर है रेजिस्टेंस तो आएगी ना। इस सिलसिले में जो है वो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत तो यकीनन है। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट ऑप्शंस की तरफ जाती हैं, यानी वो पॉपुलर डिसीजन लेना पसंद करती हैं। कुछ ऐसे मेजर्स इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए तो कुछ ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत तो हैं कि जो पॉपुलर नहीं होंगे यकीनन, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इतना हौसला नहीं कर पाती कि इस किस्म के अनपॉपुलर डिसीजंस ले सकें। तो उसकी वजह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। आपकी क्या सोच है कि क्या वेस्ट में या जहाँ जहाँ ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, ख़ासतौर से यूरोप में तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, कनाडा में बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो क्या गवर्नमेंट उनको फोर्स करके लेती है या लोग खुशी से देते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें बैक वक्त रिक्वायर्ड हैं। एक तो गवर्नमेंट का सिस्टम इस तरीके का हो कि टैक्स इविजन मुमकिन ना रहे, एक तो सूरत हाल ये है, और जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैक्स इविजन करना ये बड़ा सबसे ज़्यादा आसान काम यह है, एक सूरत हाल ये है।
दूसरा ये कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर साइड है वो उसको पहले भी आपने बात कही, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि टैक्स पेयर को ये अंदाज़ा हो कि जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ वो कौम पर खर्च होगा और वो उसके बेनिफिट्स मुझ तक अल्टीमेटली वो मुझ तक आएंगे। यूरोप में जो हमारे बॉसेस से बात हुई और मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप एम्स्टर्डम में बैठ जाएं, तो मैंने कहा कि फिर मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा। मेरे लेवल पे, जो कि मीडियम मैनेजमेंट लेवल पे भी 60% टैक्स था जी, जो कि मैं बहरीन में नहीं दे रहा था। सही। तो मैंने उनसे बड़ी माजरत कर ली। उन्होंने कहा 5 साल के बाद वीज़ा भी, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए आपका, मैं बहरीन में ठीक हूँ, वहाँ कोई टैक्स नहीं दे रहा हूँ। सही। लेकिन सर मैं उनको 10 दफ़ा सलाम करता हूँ, एक आदमी अपना कमाई का 80% दे के भी रो नहीं रहा जी। उसकी वजह यह कि वो आप वाली बात जी, उसको ये लग रहा है कि मैंने अपना 100 का 80 तो दे दिया, लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये सब मेरे कौम को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को लग रहा है, वो खुश हो रहा है कि अल्लाह मुझसे खुश है, राज़ी है जी, कि मैंने अपनी कमाई का 80% देखिए ना कि अगर मैं अपनी इनकम का एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो टैक्स में पे करता हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे ये यकीन हो कि इसका ये ट्रांसलेट होगा जो है वो सोशल सेक्टर को डेवलप करने के सिलसिले में और उसकी वजह से जो है इन द लॉन्ग रन में भी बेनिफिट करूँगा, तो फिर मुझे टैक्स देने में मेरे लोग बेनिफिट करेंगे। कोई भी दौलत लेके घर तो मरता तो नहीं है। बिल्कुल सही है। आदमी के पास जो पैसा होता है तो वो बांटने की कोशिश तो करता है, जो नहीं करता वो बड़ा अहमक होता है, वो जो खबर में ले जाता है, बच्चे उसके ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा दौलत की वजह से। बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगर आपको ये यकीन हो कि बजाय मैं बांटूँ, स्टेट बांटे, एंड हैप्पी विद दैट बांटना, तो आपको इतनी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही है। सही बात यही है कि इस वक्त भी अगर हम देखें कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बड़ा ही कम है, इसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर साइड पर देखिए ना, तो वो एक्सपेंडिचर्स इस तरीके से अमल में लाए जा रहे हैं कि उससे हमारा सोशल सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। सोशल सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा से मेरी मुराद ये है कि ये जो तरक्की के सम्राट हैं ये हमें एक आम आदमी तक पास ऑन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अव्वल तो होता यह है कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन और फिर टाइम के साथ साथ ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उस वक्त तक महसूस नहीं होगा एक आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के हवाले से जब तक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6%, 7%, 8% तक ना हो। हमने जो पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया है 4.2% का, ये नाकाफ़ी है। इससे ये होगा कि सिर्फ जो हायर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो तो बेनिफिट कर सकेंगे और उनकी हालत तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है वो अवामुन नास के, मासेस के हालत ज़ार को इम्प्रूव करने के हवाले से काफ़ी नहीं है। जब तक इसको बढ़ाया नहीं जाएगा तो उस वक्त तक जो है इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट को लाने के लिए ज़रूरी यह है कि हमारे यहाँ एक प्रायोरिटी सेट की जाए, ठीक है ना। तो हम देख ये रहे हैं कि जब कभी भी जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो होना तो ये चाहिए कि वो प्रो पीपल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन हम देखते ये रहे होते हैं कि जमहूरी हुकूमतों के दिनों में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर कि जो बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि और जिनके फ़वाइद जो हैं बड़े लिमिटेड होते हैं, उनकी तरफ एक्सपेंडिचर्स का फ़्लो बढ़ जाता है। इसकी मिसाल मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि देखिए कि हमारे पास मेट्रो की एक एग्जांपल है कि 43 बिलियन रुपीस का जो है ये एक प्रोजेक्ट है। यकीनन ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये प्रेजेंटेबल है। जमहूरी हुकूमतें हमेशा इस किस्म के कराची में जो हो रहा है, ये जो हमें लाहौर में जो हुआ है जी 43 बिलियन रुपीस का, तो इस्लामाबाद में वो 50 बिलियन जी जी। और होता यह है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो जाना पसंद करती है कि जिसके जो नज़र तो आता है, जिससे उनके पॉलिटिकल माइलेज तो उन्हें मिल रही होती है, लेकिन उसको अगर बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन देखे जाए तो कहीं ज़्यादा मतलब वो काफ़ी कम होते हैं। दूसरी प्रायोरिटी देखिए, प्लानिंग कमीशन अपनी जगह मौजूद है और उसका प्लानिंग कमीशन का काम यह होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के हवाले से सेट करके दे, जिससे ये पता चल सके कि लोगों को
वो प्लानिंग कमीशन बाकायदा एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ज़रिए से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करे और उसके बाद जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को जो है वो अलोकेट करे। तो हो ये रहा होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं डेवलपमेंट के वो उन सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं कि जिसकी वजह से इकॉनमी इन द लॉन्ग रन ग्रो नहीं कर पाती है। तो उसका बेनिफिट जो है, दो चार बातें मैं आपसे पूछूंगा। पब्लिक की सवाल है, ये मैं शो जो करता हूँ बड़ा पब्लिक सवाल है, होता है उसमें ओपन टू ऑल। कुछ सवाल जहन में हमारे आता है आम आदमी के जी, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आप इस पर अपनी माहिराना राय दें। मैं रोज़ाना गैस की कीमत बताता हूँ रूटीनली। लोग कहते हैं पेट्रोल पेट्रोल, मैं कहता हूँ गैस एंड पेट्रोल आर अल्टरनेटिव्स टू ईच अदर। आपके सामने रेट मौजूद है साहब, आप जितना चाहें खरीद सकते हैं, खरीद लें। $1 बिलियन का चाहें तो आप गैस खरीद सकते हैं एट द रेट ऑफ 1.8 पर MMCFD, मिलियन CFD, यानी 10 लाख क्यूबिक फुट गैस। अगर 10 लाख क्यूबिक फुट गैस मैं इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदता हूँ, उसको पाकिस्तान लाता हूँ और उसके ऊपर 200 रुपये का बना ना, अगर 106 से जितने से भी बजट 200 रुपये का मैं गैस लाऊँ और वो कराची पहुँच जाए, उसको मैं उसको कन्वर्ट कर लिक्विड फॉर्म में ही आएगा ज़ाहिर है। बिल्कुल। पहले उसको लिक्विड करूँ, उसको कश्ती में चढ़ाऊँ, उसको लेकर आऊँ, 400 का मुझे पड़ गया, ठीक, एक 10 लाख। तो उसकी अगर मैं उसको CNG बना के बेचूं, उसको कंप्रेस फिर से करूं और बेच दूं, कितनी कीमत बननी चाहिए उसकी? भाई देखिए ना, हो ये रहा है कि अगर हम जो हमारी डोमेस्टिक कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर यूटिलिटीज़ भी शामिल हैं, उसको हम अपने सिर्फ ग्लोबल मार्केट के साथ नहीं बल्कि सिर्फ रीजनल मार्केट्स के साथ भी कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ यूटिलिटी चार्जेस भी सबसे ज़्यादा हैं और जो है मतलब दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ग्लोबल मार्केट की प्राइसेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये सिर्फ टैक्स की वजह से है। जी, ये टैक्स एक्चुअल कीमत तो यहाँ मौजूद है, वजह से है। अगर गवर्नमेंट बीच से हट जाए, जी हाँ, दिस नो गवर्नमेंट कहेगी हमारा गैस से क्या ताल्लुक। बिल्कुल सही। आप अपना प्लांट लगाओ, लिक्विड कहीं से लेकर आओ, उसको गैस बनाओ और सुई गैस से पाइपलाइन को हायर कर लो और गैस पहुँचा दो। बिल्कुल सही। तो उसकी मेरे अपनी कैलकुलेशन है कि 12 रुपये पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वक्त कराची में 67.5 पे और लाहौर में 41.9 पे बिक रहा है। कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन आपको नज़र आती है? बिल्कुल, इसकी कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। अच्छा, कराची करीब है समुंदर से, लाहौर दूर है, तो लाहौर में सस्ता और यहाँ महंगा, इसकी कोई लॉजिक समझ में आती है आपको? यही इसी तरह के डिस्टोर्शंस हैं जो हमारी इकोनॉमी को जो है ना वो उसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने में। डिस्टोर्शन के साथ साथ ये लूट भी है। जी हाँ, 12 रुपए की चीज को आप 67 पे बेच रहे हैं। जी हाँ, तो लूट रहे हैं जी। किसी को फायदा हो रहा है ना। दानिस्ता जो है वो लफ्ज डिस्टोर्शन यूज किया, वरना हाँ है ये लूट। समझता हूँ कि ये एक तरह की लूटिस्तान है ये। जी हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की रेंट सीकिंग है और इकोनॉमिक्स में रेंट सीकिंग की जो टर्म यूज़ होती है वो उस किस्म के सिचुएशन के लिए यूज़ हो रही होती है कि आप कंपटीशन को दानिस्ता ब्लॉक करके प्राइसेस को ज़्यादा चार्ज करें। गवर्नमेंट भी मिल गई, वजह से जो है हमारा प्रोटेक्शन दे दी, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो ज़्यादा प्राइसेस पे करने पर मजबूर होगा। आज गवर्नमेंट हट जाए गैस के काम से, मैं 12 रुपए पे CNG बेचने के लिए तैयार। बिल्कुल, यही एक और सवाल बहुत ही अहम, आपको बहुत दर्द है आवाम से, मुझे पता है, आप नवाजी परहेजगार आदमी भी है। 22 रुपए का गंदम पूरी दुनिया में बिक रहा है। बिल्कुल। कितना चाहिए आपको? जिसको जितना चाहिए मुझे बताएं। जी बिल्कुल, इंटरनेट पे जाए ले आए। सिर्फ एक आज यहाँ पे 50 रुपए का आटा क्यों बिक रहा है? बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक गंदम की मिसाल हमारे सामने है, शुगर की मिसाल हमारे सामने है, और ये तो वो नेसेसरी बेसिक आइटम्स हैं जो हमारे जो सोसाइटी के एक आम आदमी को जिसकी ज़रूरत है। इसमें बाप बच्चे को जब 2 रोटी के बाद तीसरा रोटी नहीं दे सकता जी, वो जब बच्चा तीसरा रोटी मांगता है तो उसको रोटी के बजाय थप्पड़ मारता है, तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है? बिल्कुल सूरत हाल यही है कि अगर हम जो है होता तो आज मुझे आप मौका दें तारिक खान जावेद को, मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा भी मेरे पास है, मुझे कहा जाए कि भाई तू खिला 25 रुपए में आटा जी, मैं खिलाता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं मंगाऊंगा 22 रुपए का, 1 रुपये पीसने का दूंगा,
लोगों से कहूँगा आम आदमी से कि अपनी अपनी थैली लाओ और लेके जाओ 25 रुपये में आटा। बिल्कुल, देखिए ना कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में हमारे यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो तो डबल से भी ज़्यादा हैं। होना तो ये चाहिए कि हम इंटरनेशनल मार्केट पर जो चीज़ें जो हमें हाफ प्राइसेस पे मिल सकती हैं उन्हें वहाँ से परचेज़ करें और राशनिंग के ज़रिए से पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को। कायम अली शाह साहब ने कहा कि जी हम 33 रुपये में हम मिलर को देते हैं, क्योंकि हम 33 रुपये में अपने VIP लैंडलॉर्ड से ख़रीदते भी हैं, विच इज़ ट्रू। लेकिन दैट इज़ ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। 27 मिलियन की प्रोडक्शन वीट की हुई, 6 बिलियन गवर्नमेंट ने ख़रीदा 33 रुपये पे। अगेन प्राइस डिस्टॉर्शन की जी। आम फार्मर ने कितने बेचा मुझे नहीं पता, उसके बेसिस पे चलो 33 पे भी दिया। तो 33 में जब गंदुम आटे वाले को मिल वाले को मिला तो 35 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना कीमत। बिल्कुल ऐसा ही 35-36 का बिकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 50 का क्यों बेच रहा है और कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बहुत सारी घर में मतलब बादशाहत होती, मुगल बादशाह होता, वो तलवार लेके घूम रहा होता तो मैं कहता बस चुप रहो, जो भी है चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे सामने, मैं भी यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ, कौन रोक सकता है हमको? रोके? चीनी 37 रुपये की आपको कितनी चाहिए? बिल्कुल सही। आप जाए इंटरनेट पे लिखें वाइट प्योर ब्राज़ीलियन शुगर मुझे चाहिए, FOB प्राइस $370 का, जितना चाहिए आप मंगा लीजिए आप। बिल्कुल सही है। बिल्कुल कितना का? वो 37 रुपया। जी। और हमारे यहाँ पर ये 64 कराची पोर्ट पे 40 रुपये में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल सही। 64 का बेच रहा है यूटिलिटी स्टोर जी। तो बीच पे कोई कमा रहा है जी। भाई देखिए ना कि सिलसिला ये है कि गवर्नमेंट को तो इंटरवीन करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है मुर्गी पे, कंपटीशन कमीशन को कह रहे हैं कि मुर्गी पे देखो, उसको सीजन का ही नहीं पता, वो कभी AC से निकला ही नहीं, उसको क्या पता कि गर्मी पड़ गई है, स्टूडियो में भी गर्मी हो रही है। हमारे पास तो मुर्गियाँ मर रही हैं इसलिए महंगी हो गई। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट ने हायर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से रिसोर्सेज के फ्लो को जो है डाइवर्ट करना है गरीब लोगों की तरफ, तो ऐसी सूरत में तो हमारे पास एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है कि गवर्नमेंट जो है इस किस्म के मामलात में इंटरवीन करें। जबकि हम देख ये रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से जिस किस्म की इंटरवेंशन हुई है उससे मार्केट में डिस्टोर्शंस बढ़ा है और उसकी वजह से जो है एक आम आदमी किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान जी। ये जो इतना नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी को फ़ायदा भी तो हो रहा है, इसलिए वो तो कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आपका फ़र्ज़ ये है कि हम इसको आवाज़ उठाएं, बिल्कुल दिल से भी इसको बुरा करें, नमाज पढ़ के भी अल्लाह को भी कहें कि जी ये गलत हो रहा है मेरे मुल्क में, अल्लाह कुछ कर, इसको ठीक कर। बिल्कुल सही। और हम इसको कोशिश करें ठीक करने की। बिल्कुल प्रोफेसर, बहुत सारी बातें रह गई लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपके आने का, फिर जल्द आइएगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।